लश्कर को आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना हुई और वो वहीं से वापस हो गया। वापसी के इस सफर में सिकंदर अपने ख्वाबों की किरचियां आंखों में समेटे मौत से जा मिला। राजा पोरस के लिए फातेह ज़माना सिकंदर आज़म का पैगाम है। बयान करो। मकदूनिया से लेकर तक्षशिला तक तमाम बादशाहों ने सिकंदर आज़म के सामने सरे तस्लीम खम किया है और अब वो हिंदुस्तान को अपनी अजीम सल्तनत में शामिल करना चाहते हैं और इसी गर्ज से वो आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। सिकंदर से कहो, पोरस के सर पर हीरों का नहीं गैरत का ताज है, इसलिए वो जंग पर जाने से पहले अपनी चिता की लकड़ियां अपने साथ रखता है। रही बात तक्षशिला के राजा अंभी कुमार के झुक जाने की, उसे बता दो कि वो बुज़दिल तो हमारे हाथी का महावत बनने के भी काबिल नहीं। शायद राजा पोरस ये नहीं जानते कि सिकंदर आज़म के घोड़ों ने बहुत तवील फासला तय किया है और लाखों खोपड़ियां उड़ाकर भी उनकी तलवारें अभी प्यासी हैं। जाओ, जाकर सिकंदर से कह दो, उस दिलों का खून पी पी कर तुम्हारी तलवारें भी जंगालूद हो चुकी हैं। उसे कहना अपनी तलवार, घोड़े और जान का ख्याल रखे। ये तीनों चीजें उससे छिनने वाली हैं। अब अगली मुलाकात मैदाने जंग में होगी। हिमदास, जंग सरपरान पहुंची है। याद रखो, दुश्मन बहुत चालाक है। महाराजा, आप हमें हर लम्हा तैयार पाएंगे। फातेह आज़म के लिए पोरस का पैगाम है। तो फिर कब मुलाकात कर रहा है पोरस हमसे? राजा पोरस कहता है वो आपसे मुलाकात मैदान जंग में करेगा। कोहिनूस, सुना तुमने? एक आम सा राजा जो जानता है कि हम शहरों के शहर फतह करके यहां तक पहुंचे हैं, पुश्तों के पुश्ते लगाते हुए हमारे बाजू अभी तक छल नहीं हुए और वो हमसे डरने की बजाय हमें ललकार रहा है। मजा आएगा पर्दिकास, लड़ने का मजा आएगा। तैयारी करो, जंग की तैयारी करो। एक रात बारिश और तूफान आता है। इस तूफान का फायदा उठाकर सिकंदर चालाकी से अपनी फौज को दरियाए जेहलुम पार करने का हुक्म देता है। राजा पोरस का बेटा रथों के साथ सिकंदर का मुकाबला करता है। घमसान का रन पड़ता है। सिकंदर का चहीता घोड़ा ब्यूसीफालस हलाक हो जाता है। राजा पोरस भी बाकी फौज के साथ सिकंदर के मुकाबले पर आ जाता है। राजा पोरस की फौज तलवार, कुल्हाड़ी, नेजा और भाले से सजी हुई तेज रंगों वाली भड़कीली वर्दी में रेतली बुलंद जमीन पर सफे बांधे इस्तादा खड़ी है। राजा पोरस के दाएं और बाएं घुड़सवारों के दस्ते और दरमियान में 200 हाथियों का दस्ता है। इन हाथियों की पीठ पर
कले के हिसार जैसी बाड़ बनी हुई है, जिसके अंदर 3 तीर अंदाज और 50 फुट के फासले तक मुसलसल नेजा फेंकने की सलाहियत रखने वाले सिपाही बैठे हैं। बख्तरबंद हाथी फौज के आगे हैं। हर हाथी के दरमियान 100 फुट का फासला है और हाथियों के दरमियान वाले खला में तीर अंदाज खड़े हैं, जिनकी कमानें ऐसी जबरदस्त हैं कि तीर चलाते वक्त कमानों के गोशे जमीन पर रखने पड़ते हैं। नेजा बरदार और शमशीर जन तीर अंदाजों की मदद के लिए खड़े हैं। इस सफबंदी का मुकाबला करना आसान नहीं है, घमसान का रन पड़ता है। एक तरफ हाथी सिकंदर की फौज की सफों को तहस नहस करते हैं, दूसरी तरफ सिकंदर के घोड़े पोरस की फौज में बिजली की तरह दौड़ते हैं। बारिश की वजह से जमीन कीचड़ बन चुकी होती है। हाथियों, रथों और घोड़ों की हरकत मुश्किल तर होती जाती है। दोनों अतराफ के हजारों सिपाही हलाक होते हैं। ऐसे में सिकंदर पोरस को बेजिगरी से लड़ता हुआ देखता है और पोरस की बहादुरी से मुतासिर होता है। अपना एलची पोरस के पास भेजता है और जंग खत्म करने की दरखास्त करता है। जंग बंद हो जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं। हम तुम्हारी बहादुरी और बेखौफी की कदर करते हैं और हमें तुम्हारी नादानी पर अफसोस है। तुम जैसा बहादुर बादशाह अपनी रियाया को उसके हाल पर छोड़कर दुनिया में तबाही और फसाद फैला रहा है। पोरस, हमें एक बात तो समझाओ। अब मैदान जंग में तुम्हारा जवान बेटा हलाक हो गया, फिर भी जवान मर्दी के साथ कैसे लड़ते रहे? यही बात तो तुम्हें मालूम नहीं है सिकंदर। हर जंग जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, जंगें सच्चाई के लिए लड़ी जाती हैं और सच के लिए लड़ना शर्त है, जीतना नहीं। रही बात मेरे बेटे के मर जाने की, तो क्या हुआ अगर वो जंग में लड़ता हुआ मारा गया है? इस जंग में लड़ता हुआ हर एक सिपाही और इस सल्तनत का हर एक फर्द मेरा बेटा है। हम तुम्हारी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं और वादा करते हैं कि अब तुम पे दोबारा हमला नहीं होगा। अब तुम हमला कर भी नहीं सकते नौजवान। तुम्हारा लश्कर तितर बितर हो चुका है। अब खामोशी से अपने वतन का रास्ता लो और हां, जरा एहतियात से। वापसी का ये सफर बहुत कठिन होगा। मौत कदम कदम पर तुम्हारा पीछा करती रहेगी। यूं सिकंदर यूनानी का लश्कर जर्रार खारो खस्ता वतन वापस लौटा। कुछ दस्ते दीबल के रास्ते समंदर तक पहुंचे, कुछ कंधार और कुछ ईरान से होते हुए बहरा अहमर में दाखिल हुए। राजा पोरो ने ठीक कहा था, वापसी का रास्ता सिकंदर की सोच से भी ज्यादा कठिन निकला। अजहुदन के आसपास का इलाका उबूर करते हुए उसका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुआ जो बाद में मलिका हास कहलाई। यहाँ उसकी मुठभेड़ मकामी कबायलियों से हुई। एक बर्छा उसके फौलादी कंधे में छेद करता हुआ निकल गया। जख्म तो मामूली था, मगर सिकंदर की बदकिस्मती ने उसे जहर में बुझा रखा था। बर वक्त मुनासिब इलाज न होने के सबब चंद ही दिनों के अंदर जहर पूरे जिस्म में सरायत कर गया। शदीद बुखार की हालत में लगातार मैनोशी ने रही सही कसर निकाल दी और बिलाखिर 2.5 माह की अजियत झेलने के बाद
ये अजीम फातेह दुनिया से कूच कर गया। पोरस की शिकस्त और सिकंदर के साथ उसके अफसानवी मुकालमे का मनगढ़ंत किस्सा सुपुर्द कलम करने वाले दरबारी मौरखीन की एक बड़ी तादाद दौरान सफर ही अपने बादशाह का साथ छोड़ गई। यूनानी दावों की कलई वक्तन फवक्तन खुलती रही, मगर फिर एक तवील अरसे तक ये बाब बंद रहा। बड़े सगीर पर बरतानवी राज के दौरान गोरे मौरखीन ने यूरोपी बरतरी की धाक बिठाने के लिए यूनानी दरबारियों की दास्तान गोई को शरफ कबूलियत बख्शा और इस तरह एक बेसरोपा अफसाने को तारीख का दर्जा दे दिया गया।